हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिराज और हम सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी में इस बार हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल। तो फ्रेंड, पीएचपी में वेरिएबल वो होते हैं जो कि रन टाइम पर हमारे डेटा को स्टोर करने की यूज़ में आते हैं। इन वेरिएबल्स की मदद से हम किसी भी यूज़र की, क्लाइंट की या जो कोई विजिटर होता है, हम उनकी इन्फॉर्मेशनों को और उनके द्वारा दिए गए जो भी डाटा वगैरह होते हैं, हम उनको वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। एट रन टाइम पर ये वेरिएबल हमारे बहुत ही यूज़ में आते हैं और इनके विदाउट इनके हम बिल्कुल भी पीएचपी में हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो हम देखते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं और इन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जनरली सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि हम वेरिएबल किसे कहते हैं। तो हमने फ्रेंड स्कूल टाइम से हमने ये डिस्कस किया हमेशा कि हम जो भी मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन करते थे, फॉर एग्जांपल हम करते थे x=2, देन y=4 एंड z= हम x प्लस वाई कर दिया करते थे। तो जनरली हम जानते हैं कि x की वैल्यू जो 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो देन z का जो रिजल्ट आएगा जो 6 होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो x है वो एक वेरिएबल है जो कि 2 को स्टोर करके रख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि x का मतलब यही है कि इसमें 2 स्टोर है। इसी तरह से अगर हम y को देखें तो यहाँ पर y का मीनिंग भी यही होता है कि इसमें 4 स्टोर है। और अब यहाँ पर हम z को देख रहे हैं तो जो कि x प्लस वाई है, जो कि इसका एडिशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो z स्टोर कर रहा है। तो ये एक तरह के वेरिएबल होते हैं। तो इन वेरिएबल्स में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये रन टाइम पर स्टोर रहते हैं और हमें इनके रन टाइम पर हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं, इनमें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और इन्हें हम बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं एट ए रन टाइम पर। तो इनको अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि पीएचपी में वेरिएबल डिफाइन करने की शर्त क्या होती है। तो सबसे पहला पीएचपी में वेरिएबल डिफाइन करने की शर्त होती है कि इसे हमेशा डॉलर के साथ लिखा जाता है। सबसे पहला इसका रूल होता है कि इसे डॉलर के साथ लिखा जाए। विदाउट डॉलर हम पीएचपी के नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेरिएबल विथ डॉलर सिंबल। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरा इसका रूल देखना चाहते हैं तो इसको हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर ले, जो भी हम वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं हम उसे अंडरस्कोर के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ जिसमें हम जैसे हम कोई एक फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, जिस तरह से आपने अधिकतर देखा होगा कि हम इस तरह से एक फील्ड डिफाइन करते हैं तो हम इसको अंडरस्कोर के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो हम वेरिएबल जो कि एक बहुत ही केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स ये कि अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल दिया है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल के साथ ही इसे यूज़ करना होगा। अगर आपने यहाँ पर अगर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये ले लिया तो ये दूसरा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, और इसी तरह से हम 0 to 9 इन तरह के किसी भी कैरेक्टर को हम बीच में वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें होती है वेरिएबल को डिफाइन करने की। तो इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। ये मेरी नोटपैड की फाइल है, यहाँ पर मैं एक पीएचपी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर पीएचपी का स्टार्ट टैग और एंड टैग डिफाइन करना होगा। देन इसके बाद मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना है। तो मुझे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा var। ठीक है, और ये var होता है जो कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पीएचपी में फ्रेंड डेटा टाइप भी होते हैं। जब हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें उसका एक डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। अदर लैंग्वेज में, जैसे कि हम अदर लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें पहले से इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। अगर हम कोई नंबर वैल्यू ले रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटीजर डिफाइन करना होगा। अगर हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू ले रहे हैं, डेसिमल वैल्यू, तो हमें इसे फ्लोट डिफाइन करना होगा। इसी तरह से अगर हम कोई कैरेक्टर ले रहे हैं तो हमें उसे कैरेक्टर के साथ उसका वेरिएबल नेम डिफाइन करना होगा। लेकिन पीएचपी में हमारे पास यही फैसिलिटी है कि हम कोई भी वेरिएबल, इनमें से हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हों, चाहे वो नंबर हो, डेसिमल हो या कोई अल्फ़ाबेटिकल हो, तो हमें डायरेक्ट बस उसे var के साथ यूज़ करना होता है।
लेकिन PHP में हमें इस वेरिएबल वेयर को लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे एक तरह से वेरिएबल ही लेता है। तो हम आते हैं हमारी स्क्रिप्ट पर। तो ये हमारा PHP का स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग। यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल x इक्वल्स टू 3, वेरिएबल y इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन, और फिर एक वेरिएबल और हम डिफाइन करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू $x प्लस $y। और अब इसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम $रिजल्ट इको के साथ हम इसे इस तरह से डिफाइन कर देंगे। पहले वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 3 को स्टोर किया, दूसरे में 4 को, एक वेरिएबल और बनाया जिसमें हमने x प्लस y के दोनों के रिजल्ट को हमने ऐड किया, और फिर हमने इसी रिजल्ट में जो वैल्यू आई है हम इसे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हमने इको का यूज़ किया और देखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो इसे सेव करते हैं। अब इसमें आते हैं और लोकल होस्ट डेमो, तो यहाँ देखिए आपने इसने 7 प्रिंट किया हमारा आउटपुट, तो जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू को दे सकते हैं। तो वेरिएबल को डिफाइन करने की यही मेथड होती है कि इसको डॉलर के साथ यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से हम और दूसरे तरह के भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि जनरली आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर हम डॉलर और फर्स्ट नेम इस तरह से भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, और भी वेरिएबल बना सकते हैं डॉलर, और हम किसी प्रोडक्ट को लेकर भी हम कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि नोकिया अंडरस्कोर मोबाइल। तो इस तरह से हम पूरी एक कंप्लीट वेरिएबल का नाम को भी हम बढ़ा सकते हैं। हम एक छोटे लेवल पे भी ले सकते हैं और बड़े लेवल पे भी वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो PHP में वेरिएबल डिफाइन करने की यही मेथड होती है, जो रूल मैंने आप लोगों को बताए हैं वही होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं बिल्कुल। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम PHP में आगे भी हम बहुत से वेरिएबल बनाएंगे और स्क्रिप्ट को तैयार करेंगे। तो ये थे वेरिएबल। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल भी होते हैं जिनके बारे में अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल वे होते हैं जिसमें हम एक पूरी कंप्लीट एक स्ट्रिंग और एक पूरी लाइन को हम स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर जनरली हमने देखा कि हम किसी एक जो रिजल्ट आता है कोई या किसी वैल्यू को, या जो वैल्यू के बाद जो रिजल्ट आया हम उसे स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हम पूरी एक लाइन, एक पैराग्राफ, इस पूरे एक कंटेंट को, पूरा एक स्टेटमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं, पूरी एक क्वेरी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसे भी यूज़ करने की कोई शर्त नहीं होती है, हमें डायरेक्ट डॉलर के साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसे भी हम डॉलर के साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जनरली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है सब्जेक्ट और यू, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन है ये पूरी एक सब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे जो डिफ़ाइन किया हुआ था मैं इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक सब्जेक्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले डिफ़ाइन कर देते हैं टेक्स्ट 1 इक्वल्स टू, डबल कोट्स में हम एक स्ट्रिंग देते हैं यहाँ पर, हेलो ओवरव्यू। तो इसे अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। तो $txt1, तो ये देखिए यहाँ पर इसने पूरा इसको प्रिंट कर दिया है। मैंने जस्ट इस फाइल को वापस एग्जीक्यूट किया तो इसने इस इको के ज़रिए जो इस वेरिएबल में स्टोर थी पूरी स्ट्रिंग, इसने इस स्ट्रिंग को यहाँ पर शो कर दिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो इस स्ट्रिंग की मदद से हम पूरी लाइन, पूरे पैराग्राफ को हम या पूरी एक क्वेरी को भी स्टोर कर सकते हैं एट ए रन टाइम। तो यहाँ पर सबसे यूज़फुल जो होता है कि स्ट्रिंग को यूज़ करने का सबसे फ़ायदा ये होता है कि हमें रन टाइम पर इतनी बड़ी लेंथ में कोई एक क्वेरी स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर लेंथ में एक पूरी क्वेरी को स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस तरह से हम किसी भी एक वेरिएबल को बनाकर उसमें हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं।
तो यहाँ अब हम डिस्कस करते हैं एक ऑपरेटर के बारे में जिसे